हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द ड्रीम्स निर्दोष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, और आप लोग सारी चीज़ें साइड करके बस एक ही चीज़ सोचिए कि हम अच्छे से मेहनत करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि आपका सिलेक्शन होगा तो बस आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, आप उस लेवल पे मेहनत करिए कि मतलब जब रिजल्ट आए तब आपको ये फील ना हो कि काश मैंने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों, उस सिलेक्शन की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की खुशी होती है। दोस्तों, उस दिन ये लगता कि शायद ये खुशी के लिए अगर हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े तो हम उससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे दोस्तों, और सिलेक्शन लेके रहेंगे। दोस्तों, हम लोग इस जीएस के क्लास में सिर्फ उस टॉपिक को लेके आए हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ भी पढ़ाएंगे। लास्ट टाइम में हम जीएस में वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियली साबित होगा। दोस्तों, तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1950 या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1963, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा ऑप्शन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2008। तो एनएचआरसी का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी है मानवाधिकार। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके तहत जो है वो एनएचआरसी का गठन हुआ था। दोस्तों, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों कुछ ऐसे फेमस टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? जैसे इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो एनएचआरसी का गठन कब हुआ था दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों, और ये अधिनियम कौन सा था? तो अधिनियम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993। और अधिनियम कौन सा था? अधिनियम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का अधिनियम था। दोस्तों, अब आपसे पूछा जा सकता है कि एनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, कहाँ पे है? नई दिल्ली। बात करें कि एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, फिर बात करते हैं कि नियुक्ति। तो एनएचआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल एनएचआरसी के जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, मतलब जो भी पहले हुआ हो, या तो उनको कार्य करते 3 साल हो गए हो या फिर उनकी आयु जो है वो 70 वर्ष हो गई हो। तो कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। अब एनएचआरसी के कार्य क्या होते हैं दोस्तों? तो मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, दूसरा है सरकार को सुझाव देना, तीसरा है जेल सुधार गिरोहों का निरीक्षण करना, चौथा है मानवाधिकार जागरूकता फैलाना। दोस्तों, एनएचआरसी, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि एनएचआरसी कैसी संस्था है ना? तो एनएचआरसी जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि एक वैधानिक संस्था है। दोस्तों, ये कैसी संस्था है? तो ये वैधानिक संस्था है। फिर बात करते हैं, यह सिफारिशें देती है। एनएचआरसी जो होती है वो सलाह देती है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होती है, सीधे सजा नहीं दे सकती। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है
वो सजा दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो ये सजा नहीं दे सकती है। अगला क्वेश्चन है एनएचआरसी की सिफारिशें किस प्रकार की होती हैं दोस्तों अभी हाल हमने पढ़ा है कि एनएचआरसी की जो सिफारिशें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, बाध्यकारी होती हैं, न्यायिक आदेश होता है, सलाहात्मक होती है, संवैधानिक होती है। तो कैसी होती हैं? सलाहात्मक, मतलब ये सलाह दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी अभी हाल हमने पढ़ा है। एनएचआरसी का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति। तो कौन सा होता है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है दोस्तों? ये हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, और पूछा जाता है क्योंकि ये हरित गृह प्रभाव आप जानते हो एनवायरमेंट से जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि ये सब जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में किस पे फोकस किया जा रहा है? एनवायरनमेंट पे, है ना। एनवायरनमेंट अच्छा कैसे हो कि लोगों का जीवन तभी तो संभव है जब एनवायरनमेंट अच्छा हो दोस्तों। तो हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो हरित गृह प्रभाव से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि ये क्वेश्चन भी बनता है कि इनमें से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। इसमें पूछा है किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, तो किस गैस के? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अधिकता होगी तो हरित गृह जो प्रभाव है वो बढ़ेगा दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव होता क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें वायुमंडल में मौजूद गैसें कौन कौन सी? CO2, मीथेन, सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह को गर्म रखती हैं। मतलब पृथ्वी की जो किरणें आती हैं तो पृथ्वी पर जो गैस है CO2 और मीथेन, ये क्या करती है कि उस गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। इसलिए पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए यह पृथ्वी के औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड को रहने योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। हालांकि मानवीय गतिविधियों, जीवाश्म ईंधन के दहन से इन गैसों में वृद्धि के कारण अधिक गर्मी रुकने लगी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा हो रही है। मतलब ये है दोस्तों कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें क्या होता है, सूरज की किरणें आती हैं और CO2, मीथेन और जो गैसें हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं, और उस टेम्परेचर से पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन होता है जो कि जीवित रहने के लिए। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों कि ये गैसों की बहुत ज़्यादा अधिकता बढ़ रही है। अब अधिकता बढ़ने के कारण ये क्या कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं तो ज़्यादा हीट बढ़ रही है, और उस हीट बढ़ने की कंडीशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है दोस्तों। तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक प्रक्रिया है और जीवन के लिए कैसी आवश्यक है, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो बात करते हैं प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, और एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सबसे मुख्य है, ग्रीन हाउस गैस होती है दोस्तों। नेक्स्ट है मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। फिर है जलवाष्प, और ये CFCS, ये तो सबसे ज्यादा जो रेफ्रिजरेटर AC में होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। नेक्स्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? आप लोग बताइए, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ पे है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की, उड़ीसा की, मिजोरम की, बिहार की? तो किसकी है दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। और सबसे ज्यादा किसकी है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की दोस्तों। यूपी की ये सबसे ज्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो बताइए किस शहर में स्थित है? आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ? किस में स्थित है? तो ये बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, गोमती? अच्छा, आप लोग ये बताइए ताजमहल है कहाँ? ये तो सभी जानते होंगे ना। ताजमहल कहाँ पे है? यह है आगरा में। और नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बताइए सांची स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है सिख, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है बौद्ध? तो सांची स्तूप जो है किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथक किस राज्य से संबंधित है? तो ये कथक किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब? बताइए आप लोग कथक किस राज्य से संबंधित है? कथक ये किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हैं? दोस्तों ये सबसे फेमस नाम है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हैं? किस नृत्य से जुड़े हैं दोस्तों? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली या कथक? तो किससे जुड़े हैं ये? कथक। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो संगीत नाटक अकादमी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है या चेन्नई में है? कहाँ है दोस्तों? तो ये संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग बताइए WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991 में, 1995 में, 1999 में, 1985 में? WTO की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन 1995। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। और मुख्यालय कहाँ पे है? WTO का मुख्यालय सबसे अधिक पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये जिनेवा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ये सांची स्तूप वाला क्वेश्चन अभी आया था, ये किस काल में हुआ था? तो ये मौर्य काल में हुआ था। किस काल में हुआ था दोस्तों? मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री? कौन होता है अध्यक्ष? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों?
तो प्रधानमंत्री होते हैं। यह स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। स्थापना किसने की थी? तो स्थापना करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने स्थापना की थी। और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी महारत्न कंपनी भारत में सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी है? तो कौन सी है दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यही है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, क्योंकि ये कोल इंडिया तो हो ही नहीं सकती, ये तो कोल फैक्ट्री है दोस्तों। और इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल वाली है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, गुजरात, नई दिल्ली या मुंबई, कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? बताइए आप लोग। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का उपयोग किस में नहीं होता है? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ऑक्सीजन का यूज किस में नहीं होता है? दहन में नहीं होता है, श्वसन में नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, या फिर जंग रोकना में नहीं होता? बताइए आप लोग, किस में नहीं होता? देखो, दहन में तो ऑक्सीजन जरूरी है, श्वसन ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण इसमें भी होता है, किस में नहीं होता है? तो जंग रोकना, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये भी देखना होता है कि इसमें ये पूछ रहा है या नहीं, क्योंकि वो कभी कभी पूछता है ये है कि इनमें से कौन सा नहीं है, और हम लोग जल्दबाजी में क्या टिक करके आते हैं, इनमें से कौन सा है, और हमसे क्या होता है, सिली मिस्टेक हो जाती है, और उस एक क्वेश्चन की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, जितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो सके उतनी आप मेहनत करिए। प्रॉपर अपना जो है वो पढ़िए, प्रॉपर टाइम अपना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ने में दीजिए। और देखो, पढ़ाई है फ्रेश मूड की, आप प्रॉपर सोइए, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। कि अगर आप प्रॉपर सोते हैं तो क्या होता है कि माइंड आपका एकदम रिलैक्स रहेगा, फ्रेश रहेगा, तो कम समय में आप ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम 2 दिन सोए नहीं और फिर पढ़ाई करें अच्छे से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोएंगे नहीं ना तो फिर माइंड, मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती जाग रहे हो, बॉडी थकी हुई है, एनर्जेटिक नहीं हो, फिर उस हिसाब से पढ़ नहीं पाओगे। आपके पास जो टाइम है उसको यूटिलाइज कीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।